हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। यस बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सवाल आता ही आता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, मैं क्या है थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, इसीलिए मैं खाली स्लाइड भी लेके आया हूँ कि आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण, आप इसको प्रत्यास्थता नाम से भी कहीं ना कहीं देखेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर है बहुत छोटा, इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। पहली चीज जो मैं कह रहा हूं वो मान लेना, चैप्टर बहुत छोटा है, फिक्स चीजें हैं। नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़े सवाल बनाए ही नहीं जा सकते। पहली बात तो चैप्टर ही नहीं है वैसा। अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी क्लियर कर ली, मैं वचन देता हूं आपको, आपका एक एक सवाल सॉल्व होगा। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या है, हमें थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। थ्योरी देखो, नीट वाले बच्चों को ना थ्योरी याद भी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छी बात है, आपको थ्योरी पता भी हो। आपको थ्योरी क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, वही अगर आपने थ्योरी अच्छे से सीख ली कि हाँ यार अगर ऐसा केस है, ऐसा है तो ये होगा। हालांकि क्लैरिटी और तब आती है जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से पहले एक बार जस्ट रीड तो कर लो कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, क्लियर है। और बहुत अच्छे नोट्स आपको मिलने वाले हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ कंटेंट है, तो समय भी खराब नहीं होगा। मैं लिखूंगा उसमें ज्यादा समय खराब होगा, लंबा लेक्चर चला जाए। कम समय में बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल आपको पढ़ाऊंगा, क्लियर है। तो चलिए शुरू करेंगे बेटा जी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के यांत्रिक गुण, जिसको हम प्रत्यास्थता नाम से बोल देते हैं। अगर मैं नीट की बात करूं कि नीट में इससे कितने सवाल आएंगे, तो कम से कम एक सवाल आएगा ही आएगा, जो कि बनता है हमारे 4 मार्क्स का, जो कि बनता है हमारे 4 मार्क्स का। नीट में एक सवाल आएगा और वो एक सवाल हमारे 4 नंबर का होने वाला है। चैप्टर का लेवल क्या है, चैप्टर का जो लेवल है वो इजी है। क्या है? इजी। और जो क्वेश्चंस का लेवल आएगा जो इजी आएंगे, और कभी कभी मॉडरेट आएंगे। मॉडरेट समझते हो, मीडियम टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे अगर कभी उनको करना होगा तो। बाकी टफ सवाल आने का कोई उम्मीद नहीं है इस चैप्टर से। इसका मतलब सर, अगर ये चैप्टर हमने पढ़ लिया तो फिजिक्स के अंदर हमारे और 4 मार्क्स पक्के हो गए। क्या कहते हो यार? कितने बच्चे हैं यार? उम्मीद, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए भैया, पहले ही कह देता हूं मैं आपका। सारे बच्चे मुझे जोश में नजर आने चाहिए। स्पीड में पढ़ेंगे नो डाउट, लिखा हुआ सारा है, मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगा। मेरे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, क्लियर है। शुरू करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सवा घंटा, मुश्किल से मुश्किल सवा घंटे में इस लेक्चर को, इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। चलिए बेटा जी, हेडिंग लगाएंगे प्रत्यास्थता। क्या होती है प्रत्यास्थता? वही चैप्टर है, इलास्टिसिटी बोल दीजिए इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। या ठोसों के जो यांत्रिक गुण है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते थे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चलिए आइए, उन्होंने बोला है कि कोई वस्तु दृढ़ वस्तु कब कहलाती है। दृढ़ वस्तु कब कहलाती है मैं आपको वो बताता हूं। कोई वस्तु दृढ़ मतलब ठोस, बिल्कुल सॉलिड वस्तु कब कहलाएगी? जब, पूरे ध्यान से सुनना, फील लेके कि हाँ दृढ़ वस्तु है, हाँ यार कोई दृढ़ वस्तु होगी। पर उसको दृढ़ कब बोल रहा हूं? अगर मैं दृढ़ बोल रहा हूं इसका मतलब है कि ये जिम्मेदारियां उसके साथ जुड़ गई हैं। कौन सी जिम्मेदारी की? जब इसके ऊपर बाह्य विरूपक बल, अब देखिए बाह्य मतलब अंदर आंतरिक बल नहीं होना चाहिए, बाहरी रूप से, और विरूपक मतलब जो रूप बिगाड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल है, मैं इसको ऐसे मरोड़ दूं, या इसको लंबा कर दूं, खींच दूं, या इसको दबा दूं, तो इसका रूप बिगड़ जाएगा।
बाह्य बल है, मैंने ताकत लगाई, ताकत लगा के इसको खींचा। बाह्य विरूपक बल जो इसका रूप बिगाड़ दे। सुनना, अगर मैं बाह्य, नेचर तो यही है ना, मैं जो बल लगा रहा हूं वो बल का, मैंने बाह्य बल लगाया, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इरादा क्या है, उसका रूप बिगाड़ना, उस वस्तु का रूप बिगड़ जाए, तो ऐसी चेष्टा कर रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा बल लगा रहा हूं, तो इसलिए इस बल को नाम दिया है विरूपक बल। अगर मैं विरूपक बल लगाऊं और मैं कह रहा हूं कि वो वस्तु दृढ़ तब कहलाएगी जब विरूपक बल लगाने पर भी, सुनना, इसके अवयवी कणों के बीच आपेक्षिक दूरी अपरिवर्तित, परिवर्तित नहीं अपरिवर्तित रहती है। एक बात बताओ, ये दो कण है यहां पे, एक कण यहां मान ले, यहां मान ले, है ना, इन दोनों के बीच में ये दूरी है, मैं इसको खींचूं तो इन दोनों के बीच में जो आपेक्षिक दूरी है, अगर वो आपेक्षिक मतलब रिलेटिव, ये फिक्स है कि भैया इनके बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, अब इसको खींच के अगर ये बढ़ा, अगर आपेक्षिक दूरी अपरिवर्तित रहती है तो मैं बोलूंगा कि ये दृढ़ वस्तु है। नहीं तो अगर ये मान लीजिए अवयवी कणों के बीच ऐसे फैल गए, चौड़ा किया और मैंने ऐसे फैल गए, ठीक है, ऐसे किया और ऐसे फैल गए, तो दूरी बढ़ गई, तो ये काय का दृढ़ हुआ, ये तो मुलायम वस्तु सी हो गई ना, ऐसे ऐसे वाल रबड़ को खींच रहे वैसे टाइप से, तो ये काहे का दृढ़ वस्तु हुई, समझ में। तो दृढ़ मैं तभी कहलाऊंगा, दृढ़ वस्तु मेरी तभी होगी जब मैं विरूपक बल लगाऊंगा। बाह्य विरूपक बल लगाने पर अवयवी कणों के मध्य की जो दूरी है, ये जो सापेक्षिक दूरी है, आपेक्षिक दूरी है, ये अपरिवर्तित रहती है, तभी मैं बोलूंगा कि भैया यह है मेरी दृढ़ वस्तु। दृढ़ वस्तु का जो उदाहरण है, एक तो वो हीरा है और दूसरा वो कार्बोरंडम है, हीरा, कार्बोरंडम इत्यादि। चल, पहली लाइन बिल्कुल क्लियर, मजा आ रहा है फील के साथ, ओके। अब आओ अगली लाइन से, थोड़ी थ्योरी है, थोड़ा माहौल बनाते हैं। अभी देखिए चीजें हैं, अभी बच्चे जुड़ रहे होंगे, मैं चाहता हूं हर एक बच्चा इस वीडियो के साथ जुड़े, हर एक बच्चा इस चैप्टर को देख के जाए। 4 नंबर मुझसे ले जाना इस क्लास के बाद, लेकिन जुड़ना पड़ेगा। नोट्स बनाइए, क्लास नोट्स बनाइए, जैसे जैसे मैंने लिख रखा है नोटबुक लेकर बैठिए और उनको लिखिए। लिखने से चीजें और याद होती हैं। वास्तविक रूप से कोई भी वस्तु दृढ़ नहीं होती, कोई भी वस्तु। प्रत्येक वस्तु में एक उपयुक्त बल लगाने पर उसमें कुछ मात्रा में विकृति उत्पन्न होती है। आइडियली अगर देखा जाए वास्तविक रूप से, तो कोई भी वस्तु ना दृढ़ नहीं है। अगर मैं कोई बल लगाऊं तो उसमें कुछ ना कुछ विकृति उत्पन्न होगी। विकृति होती है मूल विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा। जैसे अगर मैं इसमें बल लगाकर इसको खींचूं तो इसकी लंबाई में परिवर्तन, विमा है, मतलब मैं तो इन जनरल डिफाइन कर दिया विमा में, यहां हम बात कर लेते हैं लंबाई में, तो लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। सपोज इसकी लंबाई में वृद्धि हुई डेल्टा एल, तो डेल्टा एल बटे मूल विमा, मूल लंबाई कितनी थी, एल थी, तो डेल्टा एल बटे एल, ये हमारा विकृति हो जाएगा। तो आइडियली कोई भी वस्तु दृढ़ नहीं है। तो जब कोई बाह्य बल लगाएंगे, आप विरूपक बल लगाओगे, तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ तो उसमें परिवर्तन आएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें विकृति उत्पन्न होगी। क्लियर, क्लियर है। सभी विकृत वस्तुएं जब इनके ऊपर लगने वाले विरूपक बल को हटा दिया जाता है तो अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेती है। पदार्थ का है ना, वही है, अगर मैंने बाह्य विरूपक बल हटाया तो वापस से अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेती है। अगर कर लेती है तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर आरोपित विरूपक बल को हटा लेने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाए, प्रत्यास्थता कहलाती है। अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। मैंने बाह्य बल लगाया, विकृति समझ में आ गई, विरूपक बल समझ में आ गया, बाह्य समझ में आ गया। अब प्रत्यास्थता समझो। मैंने किसी वस्तु पर बल लगाया,
उसका रूप बिगड़ा, उसमें विकृति उत्पन्न हुई। जब तक बल लगा रखा है जब तक उसमें विकृति उत्पन्न हो रखी, जैसे ही मैंने बल हटाया वापस से वो अपनी मूल अवस्था में आ गई। तो मैं क्या बोलूंगा, ये वस्तु में किस गुण के कारण हुआ, ये वस्तु में उसकी प्रत्यास्थता गुण के कारण से हुआ, इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण से हुआ। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है यार। आई थिंक फील लेना चीजों का फील लेना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और परिभाषाएं करते हैं। मेरे को तो मजा आएगा भाई इस चैप्टर में। मेरे को तो इस चैप्टर में मजा आने वाला है भाई। कुछ परिभाषाएं और करेंगे हम, जैसे विरूपक बल किसे कहते हैं, हम वो परिभाषा भी देख लेते हैं एक बार। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, हम वो देख लेंगे, अभी बता दिया। फिर पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु किसे कहते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। फिर प्लास्टिक वस्तुएं या सुघट्टे वस्तुएं किसे कहते हैं, मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। तो ये बेसिकली हम कुछ परिभाषाओं के बारे में अभी बातें करेंगे। फटाफट से आ जाओ, हेडिंग लगा लीजिए, आ जाओ। फिर हम इनमें उदाहरणों की भी बात करेंगे, जैसे इसमें उदाहरण होंगे, ये सब कुछ बताऊंगा, इसमें उदाहरण होंगे ये, और इसके ये 2 पॉइंट्स भी हम पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले ही सारे टिक कर दिए, आप सुनिएगा कहानी को पूरी को ध्यान से। जो लिख रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुनिए। मैंने हाथ, क्योंकि मैंने इसीलिए पहले लिख दिया ताकि मेरा हाथ बिल्कुल फ्री हो सके। फील आ रहा है, मजा आ रहा है। सारे नीट वाले बच्चों जागते रहना, सुनते रहना। चैप्टर बहुत छोटा सा है, चैप्टर थ्योरेटिकल ज्यादा है। मैंने कहा ना, अगर इसकी थ्योरी क्लियर है ना तो बहुत सारी चीजें आपकी वैसे ही क्लियर है। थ्योरी पूरी पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी। सुनिए, विरूपक बल अभी मैंने आपको समझा दिया। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। देख लीजिए पहले नंबर पे, फिर से पढ़ लेते हैं कि वह बाह्य बल जो वस्तु की लंबाई में, आयतन में या आकृति में परिवर्तित करता है या करने की चेष्टा रखता है। ऐसा नहीं है ना, जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल इस दीवार को धकेल रहा हूं, अब मैं इस दीवार को विस्थापित करना चाहता हूं, चेष्टा तो इसीलिए तो बल लगाया, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि विस्थापित हो जाए। तो बल लगा तो ऐसा थोड़ी ना विस्थापित नहीं हुई तो उसको बाह्य बल नहीं बोलेंगे। चेष्टा तो थी ना मेरी, चेष्टा मतलब इच्छा तो थी ना मेरी, दृढ़ शक्ति तो थी ना कि यार भाई इसको सरका दूं। ऐसे ही किसी वस्तु पर मैंने बल लगाया, उसका रूप बिगाड़ना चाहता था। जरूरी नहीं है ना कि हर बार आपके बल लगाने पर रूप बिगड़ ही जाए। हो सकता है रूप बिगाड़ने के लिए जो एक मान लीजिए 100 न्यूटन का बल लगता है, कोई बहुत सॉलिड वस्तु है, 100 न्यूटन का बल चाहिए, और आपके शरीर में इतनी ही ताकत है कि आप 50 न्यूटन का ही लगा पा रहे हो, तो रूप तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन चेष्टा तो आपने रूप बिगाड़ने की थी। तो वो चेष्टा शब्द समझो आप। लंबाई में, आयतन में या आकृति में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, विरूपक बल कहलाता है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। अगला हेडिंग लगाएंगे प्रत्यास्थता। क्या है प्रत्यास्थता? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी बाह्य बल या विरूपक बल, दोनों एक ही चीज है, बाह्य बल बोल रहा हूं और इसलिए लगाया जा रहा है ताकि रूप बिगड़े तो विरूपक बल भी नाम दे दो, एक प्रकार है बस, वह तो बल ही ना। अगर बीमीय सूत्र की बात करोगे तो वही आएगा mL_T-2। विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है तथा विरूपक बल हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्थता कहलाती है। प्रत्यास्थता हर वस्तु के अंदर अंतर्निहित वो गुण है। जैसे मैं वस्तु हूं, मेरे अंदर ये गुण विद्यमान है, तू आया, मेरे पे बल लगाया, मेरा रूप बिगाड़ना चाहता है, लेकिन मैं तेरे उस बल का, किस बल का? विरूपक बल का, बाह्य बल का विरोध करूंगा। क्यों विरोध करूंगा? कि नहीं, मेरा रूप मत बिगाड़ो। ये जो मेरा गुण है, इस गुण को नाम दिया है प्रत्यास्थता। क्लियर है? चलिए
पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं किसे कहते हैं? पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु वह वस्तु जो बाहरी बल हटा लेने के पश्चात पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण क्वार्ट्ज, उदाहरण क्वार्ट्ज लगभग पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु होती है। अब यहां से सवाल आ जाएगा कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु का उदाहरण है, नीचे ऑप्शन दे देंगे, मोम, गीली मिट्टी, क्वार्ट्ज, स्टील, आयरन, लोहा, जो भी दे देंगे। आपको उदाहरण सेलेक्ट करना, क्वार्ट्ज, आगे बढ़ना। ये सवाल आ जाता है डायरेक्ट, नीट है भाई वो। अब हम बात करते हैं, जब हमने इलास्टिक वस्तुएं पढ़ ली, प्रत्यास्थ पढ़ लिया, प्रत्यास्थता पढ़ ली, प्रत्यास्थ वस्तुएं के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम इलास्टिक वस्तुएं हो गई, तो प्लास्टिक वस्तुओं के बारे में चलते। आओ, इलास्टिक और प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक का मतलब, आप प्लास्टिक को ये समझते हो कि कोई प्लास्टिक से बनी है तो वो प्लास्टिक, जैसे बाल्टी, जग, मग्गा, आप सोचते हो ये प्लास्टिक है। नहीं नहीं नहीं, प्लास्टिक का मतलब समझो। हो सकता है कि लोहे की वस्तु कोई प्लास्टिक हो, है सर, लोहे की वस्तु प्लास्टिक है, वो तो लोहा है ना, प्लास्टिक। वही तो सोच तेरी खत्म करने की प्लास्टिक को तू प्लास्टिक की नजर से देखता नहीं, प्लास्टिक को फिजिक्स की नजर से देख। कैसे? सुन, वे वस्तुएं जिनमें विरूपक बल का विरोध करने का गुण ही नहीं होता, प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण बताऊं, मोम, गीली मिट्टी, मोम भी तेरा प्लास्टिक है। अब बता, जबकि तेरे हिसाब से तो प्लास्टिक क्या थे? जग, मग्गा, बाल्टी। पर प्लास्टिक का मतलब भैया वो चेष्टा ही नहीं करते, उनके अंदर ये गुण ही नहीं है विरोध करने का। ओले बल लगाया, चलो भैया बह जाते हम। गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी को जैसे ही तुमने बल लगाकर उसका रूप बिगाड़ा, जैसे रूप बिगाड़ा वैसी पड़ी की पड़ी रह गई। थोड़ी ना वो उठ के भागेगी, नहीं नहीं मेरा पहले वाला रूप ही मुझे वापस चाहिए, है ही नहीं उसके अंदर ये गुण। उस तरह की वस्तुओं को हमने नाम दिया है प्लास्टिक वस्तुएं। क्लियर है? वे वस्तुएं जो बाहरी बल को हटा लेने के पश्चात भी विकृत अवस्था में ही रहती है, प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, पानी की तरह, मोम, गीली मिट्टी। अब बताओ हर एक स्लाइड पे मेहनत की जा रही है क्या? अब बताओ हर एक स्लाइड पे मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? चलिए आगे चलते हैं कहानी को। ओए होए होए होए, हेडिंग लगाएंगे, प्रत्यानयन बल। अब वही है ये चीज, वही है। आप उल्टा, मतलब उसको उल्टा सोचना है ना। जो विरूपक बल है ना, मैंने विरूपक बल लगाया, मैंने रूप बिगाड़ा, और अगर वस्तु प्रत्यास्थ है तो उसके अंदर ये गुण है कि वो अपना वापस से रूप पाना चाहती है, तो वापस लाना है ना। तो पदार्थ के इस गुण को तो हमने नाम दे दिया प्रत्यास्थता है, लेकिन ला रहा होगा कौन? अंदर वापस ला रहा होगा कोई आंतरिक बल होगा। लाइक स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को खींचो, स्प्रिंग के अंदर एक स्प्रिंग बल आ जाता है, F - kx, हुक्स लॉ। अरे यार पढ़ चुके हो ना? तो वो प्रत्यानयन बल है ना। ऐसे रिस्टोरिंग, रिस्टोर, वापस से अपने आप को स्टोर कर लेना, नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर तुमने किसी वस्तु का बल रूप बिगाड़ा है तो वो चाहती है कि मैं वापस से अपनी पुनर्वस्था में आ जाऊं, तो वो उसका आंतरिक बल होता है ना, उसको हमने नाम दिया है कि ये है मेरे पास एक रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। बहुत सिंपल है, पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो। क्या लिखा है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो अंतर आणविक बल के कारण पदार्थ के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और वो आंतरिक प्रतिरोध को या आंतरिक प्रतिक्रिया बोल दीजिए, वही आंतरिक प्रतिक्रिया, बेसिकली एक बल पैदा होता है। तो आंतरिक प्रतिक्रिया या आंतरिक प्रतिरोध जो पैदा होता, उसी को हमने नाम दिया है प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। संतुलन की स्थिति में, अगर संतुलन की अवस्था है तो जितना बाह्य विरूपक बल है, संतुलन है, उतना ही आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रत्यानयन बल है। तो वही है, संतुलन की स्थिति में आंतरिक प्रतिक्रिया बल का संख्यात्मक मान,
केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो दोनों की अपोजिट है ना भाई। संख्यात्मक मान बाह्य विरूपक बल के बराबर होता है, क्योंकि यार दोनों दिशाओं में तो अलग है और बल एक सदिश राशि है। दिशा बदलोगे बल का मतलब बदल जाएगा, सदिश का मतलब बदल जाएगा, लेकिन परिमाण वाइज परिमाण। तो तूने 10 न्यूटन का इधर लगाया, 10 न्यूटन का इधर आ गया, संतुलन की स्थिति है, नेट फोर्स 0। संतुलन तो यही बोलता है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। इतना नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं, हेडिंग लगाएंगे स्ट्रेस। मजा आ रहा है? कितने बच्चों को आनंद आ रहा है? और कितने बच्चों को स्ट्रेस हो गया कि है सर ये देखकर तो हमें स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस पढ़ा रहे हो, स्ट्रेस ही हो गया है हमें। जल्दी अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे थोड़ा डाउट हो जाता है ना। चलिए हो रही है रिकॉर्डिंग, आई होप। और अब थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड भी पकड़ लेते हैं, सुनिएगा। पदार्थ के एकांक, अब ये फॉर्मूले हैं, प्रतिबल अगर निकालना है पदार्थ के एकांक, अब इसमें बहुत सारी चीजें याद रखने की है। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के संगत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल क्या हुआ? प्रतिबल आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। ऐसे समझ, मान लीजिए ये एक बेलन है ना, मैंने यहां पर एक बाह्य विरूपक बल लगाया, तो ये अंदर की तरफ इसमें एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल आ जाएगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये रहा। तो बल ये वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए, दिस इज कॉल्ड प्रतिबल। दिस इज कॉल्ड प्रतिबल। और ये बल आपस में बराबर होंगे संतुलन की अवस्था में परिमाण में। तो हम इसको बाह्य विरूपक बल भी लिख सकते हैं, तो सुनो, या इंटरनल भी लिख सकते हैं। तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये जिसमें हमने एफ इंटरनल बटे ए लिखा, या एफ एक्सटर्नल, बाह्य ही तो बल है, एफ एक्सटर्नल भी तो लिख सकते हैं, पर ये संतुलन की अवस्था साम्य अवस्था पर है, जो कि मैंने अभी अभी सिखाया। याद है यार, इसमें क्या समझाऊं यार, बहुत आसान सी कहानी है भाई। जिसको नहीं समझ में आएगा उसको तो वास्तव में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और जिसको थोड़ा बहुत फिजिक्स अच्छा लगता है ना, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज तो चाहिए भाई, क्योंकि वैसे भी हम बिल्कुल मध्य में आ जाते हैं। तो बेसिक फोर्सेस का नेचर एनएलएम आप पढ़ के आते हो, ऐसा मैं मानता हूं। और अब तो एंड टाइम चल रहा है, नीट है आपका अगले महीने, तो ये मान के चलता हूं कि आपको ये सब चीजें आने लग गई हैं। मात्रक की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल बटा क्षेत्रफल है तो न्यूटन बटे क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। बीमीय सूत्र इसका बल का रखोगे ml t-2, नीचे आ जाएगा L2, तो एक L नीचे बचेगा, ऊपर वाला तो कट जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा ml-1 t-2। डायरेक्ट निकाला करो भाई। प्रतिबल कितने बच्चों को समझ में आया? अगर प्रतिबल समझ में आया, अब इसको हीरो बनाकर अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। प्रतिबल के प्रकार, हेडिंग लगाओ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। पहला प्रकार है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, उसमें भी हिस्से हैं। ए नंबर का पॉइंट टेंसाइल स्ट्रेस, तनन प्रतिबल। हेडिंग लगाएंगे टेंसाइल स्ट्रेस, तनन प्रतिबल। याद करने वाली, अब ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने प्रतिबल को अभी एक सिस्टमैटिक तरीके से डिफाइन कर दिया बिल्कुल प्रतिबल को, कि हाँ भाई इस चीज को प्रतिबल कहते हैं, बिल्कुल बढ़िया ढंग से। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया प्रतिबल में प्रकार कितने हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, अब उस अनुदैर्ध्य प्रतिबल में भी प्रकार है, वो लिस्ट याद हो तब दिमाग में रहता है कि अच्छा ये पढ़ा था, इसमें ये है कि ये कौन से प्रकार का प्रतिबल है। सुनिएगा, जब प्रतिबल वस्तु की सतह के लंबरूप होता है तो उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल दो प्रकार के होते हैं। पहला तनन प्रतिबल। अब तनन प्रतिबल कैसे नाम दिया है सुनिए, एक डायग्राम बना रखा है नॉर्मल सा, है ना, ये घिरनी दे रखी है, यहां पर एक गुटका लटका रखा है, एक बल इधर की तरफ है, तो अंदर तनन प्रतिबल आ जाएगा इसमें।
अंदर की तरफ तनन प्रतिबल, या ऐसे समझिए एक दीवार है, यहां पर एक छड़ है, मैंने इस छड़ को खींचा, तो इसकी लंबाई बढ़ गई डेल्टा एल से, तो बाह्य बल मैंने इधर लगाया, आंतरिक बल इसमें अंदर पैदा हो जाएगा। तो बल बल और बटे क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो होगा ही, तो क्या हो जाएगा, तनन प्रतिबल। तो इस प्रकार के बल को हमने नाम दिया है तनन प्रतिबल। नाम से भी समझ में आ रहा, तन जाएगा ना, तन गया, खिंचाव आ गया, वैसे समझ ले, तना हुआ, तन, तनन, तन नहीं तनन। वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने पर, उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल को ही हम तनन प्रतिबल कहते हैं। नाम है टेंसाइल स्ट्रेस। मैंने कहा ना यार, आपको फील आ जाएगा। चलिए, इतना हो गया। तो दूसरा, अब ये अनुदैर्ध्य का ही चल रहा है। अरे यार, प्रतिबल पढ़ रहे हैं, प्रतिबल में दो प्रकार के प्रतिबल, एक अनुदैर्ध्य है और दूसरा पढ़ेंगे। अनुदैर्ध्य में भी सबसे पहले तनन पढ़ा, इसलिए यहाँ ए लिखा है। अब हम बी, ये अनुदैर्ध्य का ही हिस्सा है। बी वाला है संपीड़न प्रतिबल, जिसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद जो पहला अनुदैर्ध्य था, अनुदैर्ध्य के बाद वापस से आयतन आ जाएगा, फिर वापस से अपरूपण आ जाएगा। क्योंकि पहला जो अनुदैर्ध्य था उसके दो पार्ट थे, एक तो तनन और दूसरा कंप्रेसिव, जिसको हम बोलते हैं संपीड़न प्रतिबल। हम नाम से ही समझ में आ रहा, दबाना है। अभी तो हमने खींचा था, अब दबाना है। सिंपल है भाई, सुन, ये एक बेलन है, सिलेंडर है। अरे मजा आ रहा है मेरे को, मैं बहुत आनंदित हूं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है यार, इस चैप्टर में ना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जो दिया है उसको एक बार रीड कर लो। और मैंने कितनी आसान भाषा में आपको ये समझाया है, इसलिए मेरे को लोड ही नहीं है इस चैप्टर का। ये दे रखा है, इस पर मैंने बल लगाया। अब मैंने इस पर बल लगाया, मैं मानता हूं कि इसको मैं डेल्टा एल दबा देता हूं, इतनी ताकत से मैंने बल लगाया कि मान लीजिए दब गया और डेल्टा एल अंदर आ गया, तो ये तो वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण है, ये वस्तु तो प्रत्यास्थ है, तो इसमें प्रत्यास्थता का गुण है, तो ये अपनी मूल अवस्था प्राप्त करना है। मैंने बाह्य बल ऊपर से लगाया, तो इसमें आंतरिक बल एक आएगा कि भैया मुझे मेरी अवस्था वापस लौटा दो। इसको हमने नाम दिया है संपीड़न प्रतिबल। क्या नाम दिया है? संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, क्योंकि संपीड़न के कारण से उत्पन्न हुआ, तो संपीड़न प्रतिबल, बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दैट इज योर संपीड़न प्रतिबल। लिखा है वस्तु की लंबाई में कमी होने पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल को ही संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। यहां तक कितने बच्चों को डाउट है? क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आयतन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है आयतन प्रतिबल क्या होता है। भैया, किसी वस्तु के प्रत्येक तल पर समान मान के बल लगाने पर वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। जैसे ऐसे समझ, है ना? तो ये है, अगर मैं इस पर समान मान के बल आरोपित करूं एफ, हर फलक पर एफ, तो अब इसका आयतन पहले क्या था? पहले इसका आयतन v था। मैंने बल लगा के इसको दबा दिया। दबा के मान लेते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों,
छोटा दबा दबा के मैंने इसको छोटा कर दिया, तो मैंने बेसिकली इसके आयतन में परिवर्तन कर दिया, बल लगाकर किया, तो डेल्टा वी का अंतर आ गया। कितना? डेल्टा वी का आयतन में। तो ध्यान से सुनना, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो किसी वस्तु के प्रत्येक तल पर समान बल लगाने पर, या आगे फिर से आएंगे ये सारी चीजें जब मैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ाऊंगा आपको। यंग्स मॉडुलो वही है, बस एक मेन फॉर्मूला वही है, वहीं से 90% सवाल आते हैं। पर ये इसलिए करा देता हूँ, क्या पता थ्योरेटिकल थ्योरी क्लियर होनी चाहिए ना, बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। प्रत्येक तल में समान मान के बल लगाने पर वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन में परिवर्तन हुआ, इस आयतन में परिवर्तन का विरोध करने वाले प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, अब ऑब्वियस ही बात है, मैंने बल लगाया बाह्य, तो मुझे इसका विरोध होगा, तो यहां से एक आंतरिक बल हो गया इंटरनल, और वो हर दिशा में आएगा, हर दिशा में आएगा ना भाई। तो क्या लिखा है? आंतरिक बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, इसको हमने नाम दिया है आयतन प्रतिबल। फील नहीं है भाई, फील नहीं है यार। अब तीसरा पढ़ते हैं हम, अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल क्या कहता है मेरे बच्चे, कि जब प्रतिबल वस्तु के सतह के समांतर या स्पर्शी होता है तो अपरूपण प्रतिबल आता है। सोच के देख, मेरे पास ये वस्तु थी, कौन सी वस्तु? यही वस्तु है। इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा मुश्किल होगा डायग्राम बनाने में। मैं आज भी कह देता हूं, इसका डायग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है सच में, है ना। अब सुनिए, ये सतह पर रखा हुआ है, सतह को फिक्स कर दे, ऐसे बॉक्स सा रखा हुआ है, और मैं इस पर टेंजेंशियली फोर्स लगाऊं, ऐसे, नहीं समझे आप, ऐसे ना, ऐसे फोर्स लगाऊं, तो ये टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा मतलब समझ रहा है, ऐसे ऐसे एंगल हल्का सा। अरे यार, ये जो फलक है ना, ये फलक ऐसी हो जाएगी, ये फलक ऐसी है ना अभी, बिल्कुल सीधी। मैंने ऐसे लगाया तो ये फलक ऐसे हो जाएगी, तो ये वाली थोड़ी ऐसे और ये वाली थोड़ी ऐसी, टेढ़ा हो जाएगा ना डायग्राम। अब समझ रहे हो क्या यार, कैसे समझाऊं यार इसको? मेरे पास कोई बॉक्स वगैरह होता ना तो मैं समझा। अच्छा, मेरे पास बॉक्स है, रुको, ऐसे थोड़ा सा फील करना पड़ेगा बेटा, है ना, कुछ तो, है ना, ऐसे है, और मैं इसको ऐसे लगाऊं, है ना, ये थोड़ा दब नहीं रहा, मतलब अगर मैं ऐसे लगाऊंगा ना, तो ये देखो, ये देखो, ऐसे ऐसे, अरे ये देखो, है ना, ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ना। तो ज्यादा कर दिया क्या मैंने? मतलब ऐसे लगाऊंगा ना, स्पर्शी बल लगना चाहिए, फिक्स है, स्पर्शी होना चाहिए। अभी तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है कि इसको वापस से रख देते हैं, सुनिएगा, है ना। वो डायग्राम में अगले में दिखा दूंगा, है वैसे इसका डायग्राम बना हुआ। चलो फील कराऊं क्या? ये रहा, ये देखो, ऐसे था, स्पर्शी था, टेढ़ा हो गया। मतलब मैं नहीं बनाऊंगा ना यार बार बार डायग्राम, समझ गए क्या? फील आ गया, समझो, है ना। हाँ, तो इसके कारण से वस्तु की आकृति में परिवर्तन या ऐंठन उत्पन्न होती है। ऐंठना समझते हो क्या? जैसे हम दोस्तों में नहीं बोल देते हैं ऐंठ काई को रॉय, थोड़ा देसी लैंग्वेज में बोल दिया, अरे ओ भैया उसमें तो बहुत ऐंठ है, मतलब वो मरोड़ जाना ना, मतलब कि रूठा रूठा हो जाना, ऐंठना, अकड़ा ना जाना, वैसे। तो मैं जब इस पर स्पर्शी बल लगाऊंगा तो ये वस्तु भी ऐंठ जाती है, मरोड़ीपन आ जाएगा इसमें। तो परंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, आज भी है, कल भी था। क्लियर? सॉरी, चलिए, क्लियर है। अगला हेडिंग लगाएंगे, भंजन प्रतिबल। प्रतिबल के प्रकार ही चल रहे हैं अभी। अनुदैर्ध्य पढ़ा, अनुदैर्ध्य के बाद हमने आयतन पढ़ा, अपरूपण पढ़ा, भंजन।
भंजन पदार्थ को तोड़ने के लिए, ब्रेकिंग है ना, देखो नाम ब्रेकिंग, तोड़ने के लिए आवश्यक प्रतिबल। जैसे मान लीजिए कि ये मुझे पता है कि ये मैं ऐसे खींचूंगा, ये 100 न्यूटन पर टूट जाएगा, ये 100 न्यूटन पर 2 हिस्सों में टूट जाएगा, तो मैं 50 न्यूटन लगाऊंगा तो नहीं टूटेगा, ये खींचेगा जरूर पर ये टूटेगा नहीं। 80 न्यूटन पर भी खिंच जाएगा, 90 न्यूटन पे खिंचेगा, 99 न्यूटन पे खिंच जाएगा, लेकिन जैसे ही 100 न्यूटन लगाऊंगा कट करके टूट जाएगा। तो जो वो बल है ना, दैट बल इज ब्रेकिंग। यार इस बल ने इसको तोड़ दिया, भंजन प्रतिबल नाम देंगे हम। तो भंजन प्रतिबल या उसकी अंतिम सामर्थ्य के भैया उसकी अंतिम क्षमता यही थी। जैसे मैं तेरे से बोलूं कि तेरे मैक्सिमम लिमिट कितनी है पढ़ने की, तो तू बोलेगा सर 15 घंटे पढ़ने के। 15 घंटे के बाद तो मैं बेहोश हो जाऊंगा सर, नींद चाहिए मेरे को। तो 15 घंटे इस तेरा मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग पॉइंट है तेरा, इसके बाद टूट जाएगा तू। क्लियर है? हाँ। तो भंजन प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल। बल क्या है? वस्तु को तोड़ने के लिए जो आवश्यक बल है। अब थोड़े छोटे से थ्योरेटिकल पॉइंट फटाफट लिख लो। भंजन प्रतिबल की निर्भरता पदार्थ की प्रकृति पर करती है, ताप पर पड़ती है। भंजन प्रतिबल की अनिर्भरता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई पर निर्भर नहीं करती, आरोपित बल पर भी निर्भर नहीं करती। अच्छा, इसमें एक और है, अशुद्धि पर निर्भर करती है। तो ये पूछ लेते हैं सवाल। अब मैंने कहा ना ये याद करने वाली चीजें हैं। तार पर लगाया गया अधिकतम भार निर्भर करता है काट क्षेत्रफल या मोटाई पर, यस पदार्थ की प्रकृति पर, यस ताप पर, यहां तक, और अशुद्धि पर, अशुद्धि पर। चलिए आगे हेडिंग लगाएंगे। प्रतिबल होने के बाद हेडिंग लगाएंगे विकृति। विकृति नहीं है भाई, विकृति है। थोड़ा जल्दी करेंगे जितना हो सकता है। अब देखिए विकृति होती क्या है। विकृति होती क्या है मैं आपको वो बता देता हूं, सुनिएगा। मूल विन्यास या मूल विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई विकृति, आयतन में परिवर्तन बटे मूल आयतन विकृति, फलाने में परिवर्तन बटे फलाना, मूल वाला नीचे आएगा बिल्कुल वास्तविक वाला। तो विकृति की डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया है ना। वस्तु के विन्यास में परिवर्तन बटे वस्तु का मूल विन्यास। 3 प्रकार की विकृति होती है, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। पहले हम पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। अब देखो अनुदैर्ध्य प्रतिबल पढ़ाया ना, तो वहीं से समझ में आएगा क्या तनन है, वस्तु की लंबाई बढ़ रही थी डेल्टा एल, याद करो, तो वही लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, तो ये आ जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। वहीं से लिंक है, क्योंकि पहले प्रतिबल पढ़ोगे फिर विकृति पढ़ोगे, तब जाके यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ोगे, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक होती है प्रतिबल बटे विकृति। समझ में आ रहा है चैप्टर कहां से हम लेकर जा रहे हैं, और वही है इस चैप्टर में मेन। क्लियर है? ले देखे एक ही कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट है, बल बटा क्षेत्रफल, प्रतिबल और विकृति, प्रतिबल विकृति यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अरे यार ये भी कोई सवाल है? क्लियर है? क्लियर। अब देखो जैसे एक छड़ है, मैंने दीवार से लटका रखी है, लटकी हुई है, एल लंबाई है, इस पर मैंने कुछ भार लटका रखा है, तो भार लटकाऊंगा तो इसकी लंबाई में परिवर्तन आ गया, थोड़ी सी लंबाई बढ़ गई, डेल्टा एल, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल बाई एल ये हो जाएगा इसमें विकृति। अरे यार भाई मैं तो कह रहा हूं लोहे की छड़ है, आपको नग्न आंखों से नहीं दिखेगा कि लंबाई में वृद्धि होती है, लेकिन छोटे लेवल पर जाकर देखोगे तो दिख जाएगा कि हाँ भाई कुछ तो लंबाई में चेंज हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि लंबाई में चेंज होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि दृढ़ वस्तुएं तो कुछ होती ही नहीं है आज की दुनिया में, प्रॉपर दृढ़ वस्तु कुछ ना कुछ तो यार चेंजेस आएंगे, वही चेंजेस हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? सारी कहानी बता चुका हूं। हेडिंग लगाएंगे आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। ये थोड़ा सा अगली पेज का है, ये मैं मिटा देता हूँ ना, आपको कन्फ्यूजन होगा। कोई बात नहीं बेटा जी, कभी कभी थोड़ा सा 1 आध मिनट दे दिया करो मेरे को ऐसे रंगोली बनाने का। अच्छा मजा आ रहा है क्या? एक बार कमेंट करके लिखिए ना मुझे, मैं आपकी कमेंट जरूर पढ़ूंगा, ये पक्की बात है।
अब वॉल्यूम में आपको समझ में आ ही जाएगा, आयतन में परिवर्तन बटे आयतन डेल्टा वी बाई वी। यहाँ माइनस चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हो, माइनस चिन्ह ये दिखाएगा कि यस इट इज, खैर ये तो वो है विकृति है, बट अगर आप आयतन में परिवर्तन लिख रहे हो तो ये डेल्ट माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये आयतन घटा है, घटा है तो हम माइनस चिन्ह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि आयतन घटा है। वही समान बल लगाया, आयतन में परिवर्तन आ गया, डेल्टा वी, पहले आयतन वी था, डेल्टा वी बाई वी। या ये मान लीजिए एक गोला है, एक गोला है, गोले को मैंने पानी में डाल दिया और पानी चारों तरफ से उस पर ऐसे बल लगा रहा है, मान लीजिए किसी द्रव में रख दिया, तो पहले आयतन वी था, अब उसमें डेल्टा वी की कमी आ गई तो डेल्टा वी बाई वी, दिस इज कॉल्ड योर आयतन विकृति। विकृति का फॉर्मूला सेम है भाई, मूल विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा। अब वो मूल विमा कुछ भी हो सकती है, आयतन हो सकता है, लंबाई हो सकता है, एरिया हो सकता है। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? अगली विकृति है अपरूपण विकृति। 3 प्रकार की विकृति थी, आ जाओ तीसरी विकृति पर। प्रतिबल पढ़ने के बाद विकृति पढ़ रहे ना, है ना, आ रहा है ना फील? पर ये यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जुगाड़ है, इस एक्स्ट्रा जुगाड़ को हटा देते हैं। सॉरी, आप भी सोचते होंगे मास्टर आज आपको चीख काहे आ रही है इतनी। सच में यार क्यों आ रही है? मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा। 1 मिनट, अभी थोड़ा अपने आप को रिस्टोर कर लेता हूं। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? एक बार देख लो क्या बच्चों? ओए होए 40 मिनट की रिकॉर्डिंग कर ली हमने। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। बहुत सिंपल है। अपरूपण प्रतिबल मैंने बता दिया था, वही टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे। अब इसकी गणित की है, सिंपल आपको याद रखना है। आपने ऐसे बल लगाया तो एल लंबाई, मैं तो कह रहा हूं एल लंबाई सरक गई है, तो ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल बनेगा फाई। क्या बनेगा ये एंगल? फाई। क्या एंगल बनेगा ये? फाई। अरे यार ऐसे ना, ये ऐसे बल लगाओगे तो ये वाली जो फलक है ऐसे हो जाएगी, ये पॉइंट तो यहीं रहेगा। पता चला ये पॉइंट भी सरक गया, फिर तो आएगी नहीं ना विकृति। ये पॉइंट तो यहीं रहेगा। और ऐसे कर और इसको टेढ़ा कर दे, तो यहां ऐसे थी ना, ऐसे कर दे तो एंगल बना ना, एंगल बनाना, वो एंगल है फाई। अब देखो हमने उसको कैसे डिफाइन किया है कि यदि किसी वस्तु की सतह के समांतर बल लगाया जाए जिसके कारण वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो, आयतन या लंबाई में परिवर्तन ना हो, तो इस विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति कहते हैं, सुनिएगा, tan phi इक्वल टू, हमने एंगल हमने निकाला है अपरूपण विकृति, tan phi इक्वल टू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। कैपिटल एल ये रहा, स्मॉल एल ये रहा, फाई ये रहा, तो यहां से tan थीटा निकाल लो। लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब, समकोण है ये, समकोण के सामने वाला ये कर्ण है। हमको चाहिए लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, दिस इज tan phi। अब पाई बहुत अल्प है, पाई अल्प है, अगर पाई अल्प होता है तो tan phi को मैं फाई लिख सकता हूं, तो विकृति आ गई फाई इक्वल टू स्मॉल एल बाय एल, यानी कि ऊपरी फलक का विस्थापन बटे दोनों फलकों के मध्य की दूरी। ये थोड़ा सा चेंज था, लेकिन आई होप आपको ये फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे। सवाल आएगा, करने पड़ेंगे भाई। कितने बच्चों को समझ में आया? यहां तक की कहानी कितने बच्चों को समझ में आई? ये फाई मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ये कर्ण है बेटा, ठीक है, क्लियर है? ये समकोण बन रहा था, ये लंब है, ये आधार है। चलिए ये आ गया। अब ऐंठन कोण निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना ये कहानी। अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि आप अगर चाहो तो अगर टफ सवाल बन जाए, एक नॉर्मल सा टॉपिक है, वो खत्म हो गया, विकृति खत्म, प्रतिबल खत्म। सुन ले, प्रतिबल खत्म हो चुकी है, विकृति खत्म हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं ऐंठन कोण व अपरूपण कोण के मध्य संबंध। अपरूपण कोण हमने फाई नाम दिया है, ऐंठन कोण सॉरी हाँ फाई को हमने अपरूपण कोण नाम दिया, ये ना अपरूपण कोण, और थीटा को हमने ऐंठन कोण नाम दिया। अब देखो इसमें थोड़ा फील करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसा बेलन होता ऐसा, और अगर मैं इसको ऐसे मरोड़ दूं,
ये है ना बेलन है, मरोड़ दूं, मरोड़ दूं, ध्यान से सुनना। तो ये वाली जो विकृति आएगी ये, इसको हमने अपरूपण कोण नाम दिया है, और ये वाला जो एंगल बनेगा इसको हमने नाम दिया है थीटा। तो ध्यान से सुनना, ये बनेंगे। अगर हम यहां पर हम बात करें ना यार बेटा, ये फील करना पड़ेगा आपको, दिस इज कॉल्ड थीटा, दिस इज कॉल्ड थीटा, और यहां पर जो बनेगा ना बेटा, दिस इज कॉल्ड फाई। तो फाई और थीटा में संबंध हम बात करें, हमने इसको ट्विस्ट किया, देखिए ये ना ट्विस्टेड है, ये ऐसे मरोड़ दिया। लंबा स्मॉल एल दे रखी थी, त्रिज्या स्मॉल आर है, एक बेलन है। ये कितने बच्चों को समझ में आया? ऐसे मरोड़ दिया। अरे यार ऐसे नहीं मरोड़ देते क्या यार, कैसे करूं यार, समझाऊं, फिर से समझाऊंगा। कागज ले लेते, चलिए, नहीं है कागज भी मेरे पास। अच्छा ये छोटा सा है, कोशिश करूंगा इससे मोड़ने की। ये है मेरे पास एक बेलन, दिख गया क्या बेलन सा। अब मैं इसको पकड़कर ऐसे मोड़ दूं, उसको मोड़ दूं, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो? तो एक एंगल तो नीचे बन जाएगा और एक एंगल वर्टिकली जाएगा। अरे यार, तो एक एंगल तो वर्टिकली मोड़ा, अरे ट्विस्ट किया ना, और एक एंगल एरिया यहां पर बन जाए, मतलब एक एंगल यहां पर बनेगा। तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज फाई। तो थीटा इज कॉल्ड ऐंठन कोण एंड फाई इज कॉल्ड अपरूपण कोण। और हमें ये निकालना है कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन आएगा इसमें फाई इज इक्वल टू और थीटा बाई एल। फाई आपको पता है, थीटा आपको पता है, आर मैं आपको बता दूं इसकी त्रिज्या है, और एल जो है वो लंबाई है इस बेलन की। तो एल पता है, आर पता है, थीटा फाई में से कोई भी एक चीज दे देंगे, कोई एक चीज पूछेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। अगर कभी सवाल आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर सवाल आएगा, टफ सवाल है ये, इसलिए कह रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा। अगर कभी सवाल आता है, आता कम है लेकिन आ जाए तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा। आया ना करना, डेरिवेशन पे मत जाओ, डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं, थोड़ा परेशान हो जाओगे। क्लियर है? अरे हाँ या ना? आगे चलते हैं। अब हम प्रतिबल और विकृति के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये ग्राफ में थोड़ा सा मुझे बेकार सा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें याद करने वाली चीजें हैं, लॉजिक समझने वाला तो है नहीं। प्रतिबल और विकृति का वक्र, आ जाओ, फिक्स चीजें हैं, याद रखो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाई जहां समझाने का होगा वहां स्ट्रेस पूरा, वहां पर जोर पूरा दूंगा। अब इसमें 2-3-4 पॉइंट है, देखिए पॉइंट बना रखे मैंने, ये ग्राफ दे रखा है, इस अक्ष पर हमने प्रतिबल दे रखा है, इस अक्ष पर विकृति है, फिक्स ग्राफ है। सुनिएगा, यहाँ ओ से चालू हुआ है, ये बिंदु को हमने ए नाम दिया है, इसको हमने बी नाम दिया है, इसको हमने सी नाम दिया है, ये बिंदु हमारा डी बिंदु है और ये बिंदु हमारा ई बिंदु है। अब सुनिएगा, 0 यानी कि ओ से लेकर ए तक तो प्रतिबल और विकृति समानुपाती होते हैं। इसीलिए देखिए ओ से लेकर ए तक तो सरल रेखा का ग्राफ है, और यहीं तक हम प्रत्यास्थता प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसके आगे की कहानी तो हम पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए हुक्स लॉ को डिफाइन किया है, इसीलिए यहां से ये चीजें निकल के आती हैं। क्लियर है? उसके बाद तो और कहानी अलग है। देखिए लिखा हुआ है कि ओ से लेकर ए के बीच में वक्र रेखीय है, हुक के नियम का पालन होता है, इस क्षेत्र में ठोस प्रत्यास्थ वस्तु की तरह, अगर इलास्टिक लिमिट की तरह हम बात करें, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हम हुक लॉ का नियम का पालन करवाएंगे। इसके बाद तो हुक्स भी गारंटी नहीं लेता कि भैया मेरी कोई गारंटी नहीं है। ए से बी के बीच के क्षेत्र में ये फिक्स है यार, प्रतिबल तथा विकृति अनुक्रमानुपाती नहीं है, फिर भी भार हटाने पर वस्तु अभी भी अपनी पुरानी बीमाओं में वापस आ जाता है। देखिए ओ से लेकर ए तक तो वस्तु फिक्स है कि जैसे ही आप विरूपक बल हटाओगे ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाएगा। ए से लेकर बी तक भले ही ये समानुपाती नहीं है, समानुपाती प्रतिबल और विकृति, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इतनी तमीज है कि अगर बाह्य बल हटाओगे तो ये फिर भी वापस आ जाएगा बी तक।
लेकिन बी के बाद तो बी बिंदु को हम प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं कि बस अब इसकी सीमा का अंत हुआ, इससे ज्यादा अगर इसको खींचोगे हमें नहीं पता क्या होगा, ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। प्लास्टिक की पन्नी को खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, एक लिमिट के बाद उसका रूप ही बिगड़ जाएगा, वो आएगी नहीं वापस। क्लियर है? अरे हाँ या ना? उस बिंदु को हमने पराभव बिंदु नाम दिया है। पूछ लेते हैं ग्राफ देकर कि ये ग्राफ दे देंगे, पता है क्या बोलेंगे? ग्राफ दे देंगे आपको और बोलेंगे कि बिंदु बी किसको दिखाता है? ऑप्शन में रहेगा पराभव बिंदु को। याद रखने पड़ते हैं। बिंदु बी पराभव बिंदु को, बिंदु ई विभंजन बिंदु को। ऐसे समझ में आया? समझ में आ रहा है? आइए, यदि भार को और बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबल में थोड़े से अंतर के लिए, अब मैं थोड़ा सा प्रतिबल और बढ़ा रहा हूं, विकृति देखो कितनी लंबी फैल गई, तो विकृति तेजी से बढ़ती है फिर। क्लियर है? अब ये वापस से है बी और डी, अभी तो बाकी है बेटा। अब बी से डी तक की कहानी क्या है? बी और डी के बीच में के क्षेत्र में प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं करता। इस स्थिति में जब प्रतिबल शून्य भी हो जाए तब भी विकृति शून्य नहीं होती। पदार्थ में अब स्थायी रूप से विरूपण आ चुका है। बिंदु बी के बाद का वही क्षेत्र प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। प्लास्टिक का मतलब जिसमें पुनः अवस्था में आने का गुण ही नहीं है, जिसमें प्रत्यास्थ गुण ही नहीं है, वो है मेरा प्लास्टिक। बिंदु डी को तनन सामर्थ्य कहते हैं, ये याद रखना यार। अब जैसे बिंदु डी है, यहां पर हम इसको तनन सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तनन सामर्थ्य। क्लियर है? थोड़ा सा सामर्थ्य। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है? यदि प्लास्टिक क्षेत्र अधिक है तो पदार्थ तन्य होगा, प्लास्टिक क्षेत्र कम है तो पदार्थ भंगुर होगा। कुछ पदार्थों में प्रत्यास्थ क्षेत्र बहुत अधिक है, फिर भी यह पदार्थ हुक के नियम का पालन नहीं करता। ऐसे पदार्थ प्रत्यास्थालक, इनको बोलते हैं इलास्टोमर। ये फिक्स चीजें याद रखना। उदाहरण महाधमनी, रबर। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी सी याद करने वाली कहानी थी। प्रतिबल बटा विकृति का ग्राफ, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। क्लियर है? हेडिंग लाएंगे हुक का नियम, हेडिंग लाएंगे हुक का नियम। जल्दी जल्दी करते चलो बेटा, अब तो मेरे हिसाब से याद करने वाली चीजें हैं, क्योंकि मुझे ये 1.25 घंटे के अंदर खत्म करना है तो करना ही है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी क्लियर है, सवाल आप खुद से भी बना लोगे भैया। नहीं तो अगर चाहिए तो सवाल मैं दे दूंगा आपको, मेरे पास होंगे 1-2 सवाल, है ना। ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक है, ये बता दूंगा। ये खाली स्लाइड है और ये सवाल है एक जेई मेन का सवाल करवाऊंगा मैं आपको। आपका दिमाग, दिल और दिमाग दोनों तंदुरुस्त हो जाएंगे। चलिए बेटा आप जल्दी कर लेते हैं। आई थिंक 4-5 स्लाइड और बच रही हैं, फिर हम हुक के नियम। हुक का नियम सीधा सीधा सा है क्या भैया? प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। हुक के नियम तभी तक वैलिड है। और उसके बाद ए बिंदु के बाद, ए बिंदु ओ से लेकर ए बिंदु तक ही हुक का नियम वैलिड है, क्योंकि समानुपाती वाला ग्राफ है। उसके बाद हुक का नियम वैलिड नहीं है। तो प्रतिबल बटे विकृति नियत हो जाएगा, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। यही नियतांक क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता स्थिरांक कहलाता है। यंग प्रत्यास्थता नहीं, यंग अभी आएगा, अभी तो सिंपल प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। और प्रत्यास्थता गुणांक का मान केवल पदार्थ की निर्भर करता है पदार्थ पर, ना कि प्रतिबल और विकृति पर। लोगों को लगता है कि सर प्रतिबल बटे विकृति ये जो है वो कांस्टेंट है, तो भैया ये डिपेंड करता नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता। और ये जो कांस्टेंट है ना, यही है आपका प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ, जो वस्तु है ना वो किस पदार्थ की बनी है उस पर तो निर्भर करता है, प्रतिबल और विकृति पर निर्भर नहीं करता। हुक का नियम होने के बाद
अब आ जाते हैं प्रत्यास्थाओं के प्रकार। बहुत सिंपल, यंग प्रत्यास्था गुणांक ये हमारा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगाएंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो हम प्रत्यास्थ गुणांकों के प्रकार, उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। सुनिएगा, प्रत्यास्थ सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति प्रत्यास्थ सीमा में होना चाहिए, यानी कि ओक के नियम का पालन करना चाहिए, ओ से लेकर ए तक के में। विकृति का अनुपात ही यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। अनुदैर्ध्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब पता है कहां उलझा देते हैं, ये बल किसी भी रूप में दे देंगे आपसे, बस यहीं से सवाल बना देते। जरूरी नहीं है बल सादा देंगे आपको, कैसा भी बल दे देंगे, भार लटका देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना, तनाव दे देंगे, बहुत सारे बल आते हैं दुनिया भर में, 50 तरह के बल हैं। बस वो बल आना चाहिए, बल बटा क्षेत्रफल, लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब तो छोटी छोटी जानकारियां दे रखी है। क्या दे रखी है? प्रत्यास्थ सीमा में एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबरूप बल जिससे तार की लंबाई दुगनी हो जाए, उस तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। यदि, अब वो एक और केस बता रहे हैं, ये केस है। तो ये केस जब आप पढ़ोगे तो आप, सिंपल है, उन्होंने लिखा है कि एक कैपिटल एल लंबाई का तार है जिसकी त्रिज्या आर है, एक सिरे पर उसके mg भार लटका रखा था, तो लटकाए से उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल की जगह उन्होंने स्मॉल एल ले लिया और मूल लंबाई की उन्होंने कैपिटल एल ले लिया। हालांकि मैं डेल्टा एल बाय एल लेता हूं जनरली, और उन्होंने डेल्टा एल की जगह स्मॉल एल ले लिया और मूल लंबाई की, वास्तविक लंबाई की जगह उन्होंने कैपिटल एल ले लिया। एक ही बात है, ठीक है ना, ये लंबाई में वृद्धि है, चेंज है। तो तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसे होगा? y बराबर प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल, तो बल mg भार, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर त्रिज्या बटे विकृति मूल लंबाई में परिवर्तन, यानी कि l स्मॉल l बटे मूल लंबाई कैपिटल L। इसको सॉल्व करो तो यहां पहुंचोगे। दिस इज द फॉर्मूला। अगेन मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये केस आया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इस सवाल को हल करोगे। y का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल वही होगा जो दाब का होगा, ml-1t-2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कितने बच्चों को क्लियर है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? कितने बच्चों को क्लियर है? आगे चलते हैं। अब तो बहुत छोटे छोटे से। दूसरा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको कैसे या बी से दिखाते हैं बेटा, कैसे या बी से दिखाते हैं। प्रत्यास्थ सीमा में आयतन प्रतिबल अर्थात दाब में बदलाव या आयतन में विकृति के आयतन विकृति के अनुपात को ही आयतन प्रत्यास्थ। मेरा दिमाग अभी कहीं और चला गया था। सुनो, के अभी से दिखाएंगे। आयतन प्रत्यास्था गुणांक है तो आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति, आयतन प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल, आयतन विकृति याद है मैंने बोला था माइनस चिन्ह के साथ आएगा। क्यों बोला था याद है? आयतन माइनस चिन्ह ये दिखाता है कि घटा है आयतन में, देखिए आयतन में कमी को प्रदर्शित करता है। तो आयतन में परिवर्तन बटे मूल आयतन, माइनस चिन्ह आना चाहिए, आ गया। तो अब इसको बल बटा क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो दाब है, तो डेल्टा पी इतना,
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन। ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं यहां से इसको हटा के प्लीज इसको प्लीज 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 इस वाले फॉर्मूले को और दिमाग में रखना, यहां से सवाल आ जाता है। देखो जहां से सवाल आएगा ना मैं अपने आप बता दूंगा। ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबल में वृद्धि से आयतन में कमी को प्रदर्शित करता है। के का मात्रक, के या बी का मात्रक, के लिख लो या बी का लिख लो, ये हो जाएगा। अब हम अगली हेडिंग संपीड्यता। अब देखिए संपीड्यता है क्या, कुछ नहीं 1/k है। समझो सी को क्या लिख दूंगा, 1/k लिख दूंगा। अगर आपको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पता है उसका रेसिप्रोकल ले लो, या हम 1/b भी तो लिख सकते हैं। अबे के या बी से दिखाते हैं ना, तो वही है। अब ये पास्कल है तो ये पास्कल की घात -1 है, 1/पास्कल। पास्कल इनवर्स लिख दो। वहां न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगा। सारा उल्टा उल्टा कर दो। इसी को हमने नाम दिया है कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, याद करने वाली चीजें हैं, याद रखिए। ये हो गया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब हम चलते हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक। नाम नेमिंग याद बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम ईटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ईटा, ऐसे। क्लियर है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्लियर है? प्रत्यास्थ सीमा में अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को ही अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ईटा बराबर अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, ये तो फिक्स है। प्रत्यास्थता गुणांक का प्रतिबल बटे विकृति। अब जो सा कोई सा भी अपरूपण है तो अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण, आयतन है तो आयतन प्रतिबल बटे आयतन। जो भी प्रत्यास्थता गुणांक है ना, उससे रिलेटेड प्रतिबल, उससे रिलेटेड विकृति। ये हमने निकाला प्रतिबल, स्पर्शीय रेखीय बल, बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल क्या? बल बटा क्षेत्रफल। बल क्या? अपरूपण है तो स्पर्श रेखीय बल, तो टेंजेंशियल लिखा हुआ है, बटा क्षेत्रफल बटे विकृति। फाई निकलवाई थी, फाई तो ए को नीचे ले लो, ये आ जाएगा। याद रखना, नोट लगा लीजिए, स्पर्शीय कोण फाई हमेशा और हमेशा रेडियन में लेना है। मामला बिल्कुल साफ है। तीनों प्रत्यास्थता गुणांक मैंने पढ़ा दिया। बनाओ ना सवाल, कहां से टफ बनाओगे? ए नीट वालों बोल दो, चैलेंज कर दो इस चैप्टर में। तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस चैप्टर में। नीट वालों को चैलेंज कर दो कि आ जाओ, ये थ्योरी पूरी पढ़िए। मैं कहता हूं थ्योरी को पूरा पढ़, नोट्स बना। कैसे करना सुन, 4 नंबर तेरे पक्के करके भेजूंगा। पूरा लेक्चर देख लिया, ज्यादा बड़ा इसलिए तो नहीं बनाया तेरा समय और बोरियत महसूस ना हो, जल्दी सिंपल स्वीट समझाया, पूरा चक्कर कवर करवा दिया। बढ़िया थ्योरी लिख, लेक्चर देख, 1-2 बार रिवीजन कर ले थ्योरी का, हो गया। अब नीट की सवालों की प्रैक्टिस करने बैठ जा। कम से कम 100 सवाल लगा डाल इस चैप्टर के, हर एक फॉर्मूले, हर एक कॉन्सेप्ट के। 4 नंबर का बादशाह हो जाएगा इस 1 दिन के अंदर। ऐसे निकलती है सवाल, समझ में आया? फील करा दूंगा पूरा। याद रखना, फाई हमेशा रेडियन में लेना है। चलिए, अब ये जो पाइशन निष्पत्ति वगैरह ना, ये थोड़ा सा मुझे खुद से करने वाला है, क्योंकि ये याद करना, तो खुद से करना, ठीक है? ये याद करने वाली चीजें हैं, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप खुद से करना। ये रिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट आ जाता है यहाँ से, तो अगर आप ये करना चाहो ये थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पाइशन निष्पत्ति, पाइशन रेशियो, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, ये तो आप खुद कर लेना, फॉर्मूला बेस है। क्लियर है? ये हो जाएगी सैद्धांतिक सीमा, ये हो जाएगी प्रायोगिक सीमा, ठीक है? तो ये तो आप खुद से कर लोगे सिग्मा। फिर उसके बाद वाई आपको पता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। के आपको पता है क्या? के आपको क्या है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ईटा क्या है? अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। तीनों के मतलब पता है, सिग्मा, पॉइसन निष्पत्ति। इन चारों में अगर संबंध पूछे तो ये संबंध आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, क्योंकि नीट में डायरेक्ट सवाल पूछ लिया कि बताइए निम्न में से कौन सा संबंध सही है, याद होने चाहिए। सबके मतलब पता है? वाई क्या है?
यंग प्रत्यास्थता गुणांक। के क्या है, के हो सकता है या बी हो सकता है, आयतन प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। सिग्मा हो सकता है, सिग्मा हो सकता है, सिग्मा तो पॉइसन निष्पत्ति है, पॉइजन, पॉइजन निष्पत्ति, पॉइजन निष्पत्ति तो रह क्या गया भाई, अच्छा ये रह गया ना, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, ये याद रख लेना। आगे चलते हैं, लास्ट है आई थिंक ये, है ना, उसके बाद तो सवाल है, ये लास्ट है, बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं। अगेन फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा भाई, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब आया है बिल्कुल हटके टॉपिक, वरना अभी तक तो हम प्रतिबल, विकृति, प्रतिबल क्या, विकृति क्या, गुणांक, फलाना ढिमकाना पढ़ रहे थे। अब आया थोड़ा नया। क्लियर है? कितना रिकॉर्डिंग हो गया है बेटा जी? 1 घंटे 6 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। हम बिल्कुल टाइम पे, मैंने आपको बोला था कि 1 घंटे 15 मिनट में खत्म, तो मतलब 15 मिनट में ही खत्म। जो बोला वो करके दिखाया। सुनिएगा, मुझे पता है ना यार, हर बार पढ़ाता हूँ इस चैप्टर को, 1.25 घंटे से ज्यादा का चैप्टर है नहीं है, अगर प्रॉपर स्लाइड्स बनी हुई हो और फास्ट करो तो इसको 5 घंटे में खत्म कर दो, पर करनी नहीं ना फास्ट। अड़े लगाएंगे तार को, अड़े लगाएंगे तार को खींचने में किया गया कार्य या खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा, खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा। डायग्राम समझते हैं। एक तार है, मैंने एफ बल लगाया, प्रारंभिक लंबाई उसकी एल नॉट दे रखी है, मैंने बल लगाकर उसको एक्स लंबाई खींच दिया। तो जब खींच दिया तो ये बल लगाया, तो मैंने कुछ कार्य किया, या तो वो कार्य पूछ रहे हैं, या इस तार के अंदर एक ऊर्जा संचित हो गई, स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोल देते हैं। उसका फॉर्मूला हमसे पूछा है, डेरिवेशन आपके सामने है, फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आपको दे रहा हूं, और ये फॉर्मूला तेरे जहन से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। ये इतना बड़ा फॉर्मूला है नहीं एक्चुअली। अच्छा ऐसे कर लो इसको ना, 2 टुकड़ों में कर लो, या तो हम ये करके लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। बराबर है ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किया गया कार्य 1/2 इंटू वाई क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, नहीं दे रखा तो निकाल लोगे, प्रतिबल बटा विकृति, इंटू विकृति का स्क्वायर, इंटू वास्तविक आयतन। इसका आयतन कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसकी त्रिज्या है या इसका क्षेत्रफल है ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इंटू इसकी लंबाई एल नॉट से गुना कर दो कि इसका पूरे का आयतन आ जाएगा, इसका वास्तविक आयतन। अब सोचो, अगर मैं इसको y को प्रतिबल बटा विकृति लिखूंगा तो एक विकृति से एक विकृति कट जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, एक विकृति से, तो यहां प्रतिबल रह जाएगा, यहां विकृति, तो प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन इंटू हाफ, हाफ प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां आकर आपका चैप्टर हुआ दी एंड। मेरे हिसाब से तो ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अब थोड़ा सा सवाल है, सवालों के बारे में हिंट दूंगा, सवाल करोगे आप। बोलिए, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ?
यस, चलें आगे, आइए सवालों पे चलते हैं। बड़े खूबसूरत से सवाल, पर मैं नहीं करवाऊंगा। तो सर आंसर तो बता दीजिए। आंसर बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाइएगा, और अगर डाउट हो तो फिर मुझसे पूछेगा। डरना नहीं है कि जेईई मेन का सवाल है, आसान सवाल है, मेरा यकीन मानिएगा आसान सवाल है। और नहीं हो रहा तो समझ के, ये समझ के छोड़ देना कि ये तो जेईई में आया है, मैं तो नीट का विद्यार्थी हूँ। हाँ, मोटिवेशन देने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आया तो ठीक, नहीं आया तो ये भी तो बोल सकते हैं, अरे मैं तो वैसे भी नीट का विद्यार्थी हूं। क्या कहते हो यार? आंसर बता दूं इनके? इसका आंसर है लगभग लगभग जो आ रहा है वो आ रहा है ए। पीतल की प्रत्यास्थता सीमा दे रखी है, ध्यान से सुनना, 379 मेगा पास्कल है। पास्कल का क्या मतलब है, क्या दे रखा है? प्रतिबल दे रखा है, ये याद रखना। ये क्या है? ये प्रतिबल है आपके पास। तो प्रतिबल पता है, बल बटा क्षेत्रफल को सह सकने वाली छड़ का न्यूनतम। एक बात बता, प्रतिबल क्या होता है? हिंट सुन ले, प्रतिबल क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल हमें दे रखा है 379 इंटू 10⁻6, 1 मेगा है। बल हमें दे रखा है 400। एरिया नहीं पता, पाई आर स्क्वायर। पाई पता, यहां से आर आ जाएगा। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या आ जाएगा तो व्यास आ जाएगा। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का, अब इसको, त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा। तो व्यास क्या हो जाएगा? त्रिज्या का दुगना। तो इसको 2 से गुना कर देना, सही है ना? त्रिज्या क्या होगी? व्यास का आधा। अगर व्यास पता है त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या पता है व्यास, हाँ दुगना, सही तो है यार। ठीक है, हिंट दे दी, काफी है, कर लोगे। बहुत सिंपल सवाल, ये तेरे जेईई मेन का सवाल। अगला सवाल, अरे हो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये करके आओगे आप होमवर्क। सर अच्छा सवाल आपने हमें दे दिया, हाँ भैया, और मैंने पूरा चैप्टर करवाया यार विद इन द टाइम। चलिए सवाल आपके सामने है। 2 तार दे रखे हैं ए तथा बी, यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात दे रखा है मुझे। आंसर है इसका बी, 1.7 mm। ठीक है, हमें वाई ए अपॉन वाई बी दे रखा है। एक का यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई ए मान लो, एक का बी मान लो, वाई बी मान लो, क्योंकि ए और बी तार हैं। ए की लंबाई इतनी है, त्रिज्या आर है, दूसरे की लंबाई इतनी है, त्रिज्या आर है। लंबाई में जो वृद्धि है, दोनों तारों की लंबाई में जो वृद्धि है वो एक दिए गए भार के कारण बराबर है। लंबाई में वृद्धि को बराबर करना है, कैपिटल आर का मान सेम, यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल बटे मूल लंबाई में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा F/A L/Δ L। कहानी खत्म। यहां से आंसर आ जाएगा 1.74 mm। कितने बच्चों का आया? बस अब खत्म करेंगे इस चैप्टर को। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए बेटा जी बस इतना ही। अगला लेक्चर, अगला चैप्टर मेरा आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा चैप्टर। जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको मैं रिकॉर्डिंग में डालूंगा, जो लंबे चैप्टर्स हैं उनकी मैराथन आपकी लेते रहेंगे। इसके साथ ही आपके एनडी सर भी हैं जो मेरे साथ, मतलब साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो भी कुछ चैप्टर्स कवर करवा रहे हैं, मैं भी कुछ चैप्टर्स, क्योंकि अकेले के लिए यार इतना सब कुछ संभव नहीं है। इसलिए उनका साथ देने के लिए मैं भी अब इस जर्नी में, इस यात्रा में जुड़ चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।